हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, पेयर का मतलब हमें दो इक्वेशंस दी हुई होंगी, ठीक है। और लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब जिसकी पावर 1 होती है। और इक्वेशंस होती हैं और कैसी होती है? टू वेरिएबल के अंदर होती है, यानी उसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा, ठीक है। इसका मतलब देखो, वेरिएबल हमने पढ़े एक्स वाई ए बी सी डी जेड। लास्ट चैप्टर में अपन ने ये चीजें पढ़ ली थी। तो दो वेरिएबल जैसे मैंने ले लिया, एक एक्स वेरिएबल, एक ले लिया वाई वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन यानी इनकी जो पावर होगी वो होगी 1। स्क्वायर में नहीं होगा, क्यूब में नहीं होगा, इसकी पावर होगी 1। और पेयर मतलब दो इक्वेशन हमें दी हुई होंगी। जैसे मान लो एक इक्वेशन हो गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 8। ऐसे करके कोई भी इक्वेशन हो गई। यहाँ पे देखो, पेयर का मतलब हमेशा दो इक्वेशन साथ में दी जाएंगी। देखो, जब भी हमें दो वेरिएबल दिए होंगे और दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा दो ही इक्वेशन होगी। अगर 3 वेरिएबल है और तीनों की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होगी। 4 वेरिएबल है, चारों की वैल्यू निकालनी है तो 4 इक्वेशन होगी। ये नॉर्मल सा रूल होता है। एक ही वेरिएबल है और उसी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक इक्वेशन काफी होती है, ठीक है। फिलहाल तुम्हारा ये चैप्टर है दो वेरिएबल वाला। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होनी जरूरी है। दो वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन का होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम हो गया। अब इसको करते कैसे हैं, मतलब इसके अंदर क्या सीखने की चीज है? फिलहाल बेसिक x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 होती है, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा कोई लाइन आएगी, चाहे ऐसे आए, कैसी भी बनेगी वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन हमेशा जब भी लीनियर इक्वेशन होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा कोई और कर्व इसके अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। अब दो इक्वेशन है तो सीधी सी बात है, एक लाइन इसकी बनेगी और एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन इसकी और एक लाइन इसकी। अगर हम उसको ग्राफ में बनाएंगे तो कितने टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, क्या क्या आंसर आ सकते हैं, आज हमें सिर्फ वो सीखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले तो मैं आपको ग्राफ के बारे में बताती हूँ, उसके बाद में इसको करेंगे। पहला एक ग्राफ बनेगा जिसके अंदर जो ये दोनों लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन अपने मन से लिया है, अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग लाइन बनेगी। तो हो सकता है कि एक लाइन यूं गई और दूसरी लाइन यूं चली गई, मतलब दो लाइनों ने आपस में कट कर लिया किसी एक पॉइंट पर। अगर दो लाइन ने आपस में किसी एक पॉइंट पर कट कर लिया तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये वो पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तभी तो कट हुआ है। ये पॉइंट वो है जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पर भी है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x और y की वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसे 3 मिल जाए। तो यहाँ पर मैं 1 + 2 रखूंगी तब भी 3 मिलेगा, 2 + 1 रखूंगी 3 मिल जाएगा, 3 + 0 रखूंगी तब भी 3 मिल जाएगा। माइनस में रख लो 4 - 1 रखेंगे तब भी 3 मिल जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी अगर मैं एक ही इक्वेशन को लेके चलूंगी। तो मान लो मेरे पास एक ही इक्वेशन है, दोनों की वैल्यू बताओ x और y की, तो कोई फिक्स थोड़ी है, कितने भी वैल्यू आती जाएंगी। इसलिए हमें दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन दी जाती है। इसीलिए दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन दी जाती है। x और y की ऐसी वैल्यू जिसको प्लस करें तो 3 आए और यहाँ पर पुट करें तो 8 आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू निकालनी होती है। अब इसके आंसर 3 तरीके के आ सकते हैं। या तो इसका एक ही कॉमन आंसर आएगा कि यहाँ सिर्फ x और y की एक यूनिक वैल्यू मिली। यूनिक का मतलब एक ही आंसर आ रहा है, x का और y का कोई एक ही आंसर आ रहा है, वो कंडीशन होती है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि x और y के खूब सारे ऐसे आंसर मिल गए जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक से ज्यादा मिल गए। और ऐसा भी हो सकता है ऐसा कोई आंसर मिला ही नहीं जो इसको और इसको दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ऐसा कोई आंसर ही नहीं मिला। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं
पहला टाइप का ग्राफ जिसके अंदर ये लाइंस क्या होंगी, आपस में कट करेंगी और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेंगी। मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो लाइन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कितने आंसर आ रहे हैं, एक ही आंसर आ रहा है, और इस एक आंसर को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक ही आंसर आ रहा है, इसके अलावा इसका कोई और आंसर नहीं आएगा, एक ही इसका आंसर आएगा। और अगर किसी भी इक्वेशन का आंसर निकल रहा है, चाहे एक आंसर आ रहा हो, दो आ रहे हो, चार आ रहे हो, कितने भी आ रहे हो, लेकिन आंसर आ तो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर एक से मतलब मान लो आंसर आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही आंसर नहीं आ रहा, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ आंसर आ रहा है एक आएगा तब भी कंसिस्टेंट, ज्यादा आएंगे तब भी कंसिस्टेंट, मतलब आंसर तो निकल रहा है। तो ये 3 पॉइंट तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज, दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे टाइप का कौन सा आता है, एक ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन भी उसी के साथ ऐसे चली गई। थोड़ी सी सीधी करती है इसको। ये है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन से ट्रेन की पटरी की तरह एकदम बराबर 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 चलेंगी। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये वाला ये हमेशा बराबर रहेगा। ये आगे जाके कहीं भी ऐसे मुड़ेंगी नहीं, क्योंकि लाइन हमेशा सीधी चलती है। ऐसा नहीं अभी लाइन सीधी चल रही है और आगे जाके यूं घूम जाएगी, लाइन नहीं घूमती, लाइन हमेशा सीधी चलती है। और हमें साफ दिख रहा है कि एकदम इक्वल गैप से बराबर बराबर चलती जा रही है, कहीं पर भी जाके मुड़ेंगी नहीं। जैसे मान लो अगर एक लाइन तुम्हारे पास ऐसे होती और दूसरी तुम्हारे पास में कुछ ऐसी होती, हमने जब ग्राफ बनाया तो कहीं कट नहीं कर रही, हमने ग्राफ बनाया तब कट नहीं कर रही क्योंकि हमने पॉइंट नहीं लिया। लेकिन तुम्हें दिख तो रहा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं तो कट करेंगी। दिख रहा है कि अगर ये लाइन और आगे तक चली जाए और ये वाली और आगे तक चली जाए तो कहीं तो कट करेंगी। लेकिन इन दोनों को देख के साफ दिख रहा है कि इनको अगर अपन आगे लेके भी जाएंगे तो ये कहीं पर भी कट करने वाली नहीं है आपस में, ठीक है। तो इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। इन लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि ये लाइंस कभी भी आगे जाकर कट नहीं करेंगी, और जो अगर ये आगे कट करेगी नहीं तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो इस पे और इस पे दोनों पे हो। इसका मतलब इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं निकलते और ये हो जाता है हमारा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड टाइप का केस एक और आता है जिसके अंदर कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा कि एक लाइन हमने बनाई, एक इक्वेशन की एक लाइन हमने बना दी। अब दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि सारे के सारे पॉइंट मतलब दूसरी वाली भी इसी के ऊपर बन गई। पहली लाइन हमने बना दी एक इक्वेशन की, फिर दूसरी इक्वेशन की जब हम लाइन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ गई। यानी इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट कॉमन हो गए। ऐसे कितने पॉइंट है जो दोनों लाइन पर है, सारे के सारे हैं। जितने भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर सारे के सारे क्या है, दोनों लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब इसके बहुत सारे आंसर हो गए और इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट यानी बहुत सारे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये इसका आंसर हो जाता है। और कंसिस्टेंट हो गई क्योंकि आंसर अगर निकल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, चाहे आंसर एक निकले या फिर ज्यादा निकले, तो ये कंसिस्टेंट हो गई। और इस लाइन को कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने ग्राफ को नॉर्मल सा समझने का तरीका कि ग्राफिकल मेथड अगर हम करते हैं, हम किसी का ग्राफ बनाते हैं, अगर हमारे पास ऐसी लाइन आए तो उसका मतलब क्या है, ऐसी लाइन आए तो क्या मतलब है, और ऐसी लाइन आए तो क्या मतलब है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर इक्वेशन हमें दी हुई है तो इक्वेशन को बिना सॉल्व किए बिना ग्राफ बनाए हम नॉर्मल कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कैसा आंसर आने वाला है या फिर कैसा ग्राफ आने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ दो इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन ली
x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। कोई भी दो इक्वेशन हमारे पास में है, हमें कोफिशिएंट पता है। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होंगे a1 b1 c1 और जो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट होंगे a2 b2 c2। और a b c क्या होता है ये आपको पिछली क्लास में बता दिया था, पर उसमें था क्वाड्रेटिक में बताया था, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो था, एक्स के साथ जो था, लेकिन यहाँ है एक्स के साथ वाला, वाई के साथ वाला और ओनली कांस्टेंट। लेकिन इसको सॉल्व करते टाइम एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि इक्वल के इधर की साइड 0 होना चाहिए। अगर इक्वल के इधर कोई नंबर है तो उसको उस साइड ले जाना पहले। कई बार क्या होता है हम जल्दी में ध्यान नहीं देते, एक इक्वेशन में तो मान लो इस साइड लगा हुआ है और एक इक्वेशन डायरेक्ट इक्वल के साथ दी हुई है और हम सीधे लिख देते हैं c1 और c2, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है इन इक्वेशंस में, इस नंबर को उस साइड ले जाना है और 0 में बनाना है। प्लस का 7 था उस साइड गया, माइनस का 7 बन गया और इस साइड रह गया 0। ऐसे इस इक्वेशन को लिखेंगे तो 2x माइनस वाई, ये प्लस का 6 उस साइड जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें इन इक्वेशंस के लिए लिखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 यानी फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, a किसको बोलेंगे x का कोफिशिएंट, b किसको बोलेंगे y का कोफिशिएंट और c क्या होगा, ओनली कांस्टेंट नंबर जो होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, x के साथ में कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन कितना है वो 1 है, 1x है। y कितने हैं यहाँ पे 1 है, तो b1 क्या हो गया 1 और c1 होता है ओनली कांस्टेंट, कितना है -7। कितना है यहाँ पे ओनली कांस्टेंट -7। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट, y कितने हैं यहाँ पे 1, लेकिन कैसा है माइनस का, साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 कैसा है माइनस का 1 है। और c2 कितना है c2 माइनस का 6, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन के हो गया a1 b1 c1 और a2 b2 c2। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हमें एक रेशियो निकालना है, कौन सा रेशियो, a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। यहाँ मैंने कोई निशान नहीं लगाया अभी, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। हम यहाँ लिख देंगे भाई क्या हो रहा है उसको देखो, a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 मतलब 1 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 मतलब -7 अपॉन -6। 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 ही है, इसको मैं ओनली -1 भी लिख सकती हूँ भाई, माइनस ऊपर नीचे की 1 में 1 का डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा और यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आपस में कुछ कटता नहीं है, यहाँ बचेगा 7 अपॉन 6। अब हमें दिख रहा है ये तीनों ही नंबर आपस में बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर लगा के काट दो, बराबर लगा के काट दो। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर लगा के काट दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया। अब इससे हमें पता क्या चला, अब इसका रूल तुम्हें लिखना है। पहला रूल ये होता है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो क्वेश्चन में जो पूछा जाए वो आंसर देना। अगर तुमसे पूछा गया है कि लाइंस कैसी हैं या इक्वेशंस कैसी है, तो इंटरसेक्टिंग है। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये कंसिस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। अभी पढ़ा था ना, इंटरसेक्टिंग ये वाली होती है जो एक पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो कंसिस्टेंट हो गई क्योंकि इसका एक आंसर निकलेगा ये वाला। तो आंसर कितने हो गए इसके, उसमें यूनिक सॉल्यूशन। ये तो हो गया इसका रूल, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे अगर हम इन दोनों लाइंस का, ये जो दो हमें इक्वेशंस दी हैं इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड सीखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा उसमें ये आपस में कट करेंगे एक दूसरे को। इसी तरह से हम चेक करेंगे अगर कहीं पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो बराबर है, a1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है और साथ में c1 अपॉन c2 भी बराबर है,
तो और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और लेकिन यहाँ पे C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है, तो क्या होगा? ठीक है, अगर C1/C2 इसके बराबर आ रहा है तो कौन सी लाइंस होंगी? पैरेलल। पैरेलल लाइंस मतलब जो ऐसे जा रही हैं, आपस में कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। थर्ड, ये वाली कंडीशन जब होगी तो हमारे पास में होंगी कॉन्करेंट लाइंस जो एक के ऊपर एक बनेगी और ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इसके आंसर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगी और कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। तो ये आपकी बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? इसको सही कर लेना, ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है, अब देखो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा दूंगी कि आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं और हमें बताना है कि वो कौन सी है। कॉन्करेंट भी बोलते हैं और कोइंसिडेंट भी कहते हैं, दोनों करेक्ट है। आपकी बुक में कोइंसिडेंट लिखा हुआ है, कोइंसिडेंट लाइंस, ये वाली जो एक के ऊपर एक बनती है उसका नाम लिखा हुआ है कोइंसिडेंट, ये भी सही है और कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अपन A1/A2 B1/B2 निकालते हैं, अगर ये 1/2 आया है और ये 1/-2 आया है, मतलब इसमें माइनस नहीं है लेकिन इसमें माइनस है, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। इनको बराबर मत बोल देना, ये इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। आपको बस इसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि इक्वेशंस कैसी हैं। लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, हमें ये बताना इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पैटर्न यही रहेगा करने का, बस लास्ट में हमें बताना है क्या रहेगा। फोर्थ वाला आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है पहले, और अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसका आंसर निकल रहा है, चाहे एक आंसर निकले या ज्यादा आंसर निकले, और इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसका एक भी आंसर नहीं होता है, नो सॉल्यूशन वाला। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। तो ग्राफ वाला ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, और उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। तो आपके होमवर्क में आपको आज ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आपको आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।